हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। जो हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था मैं उसका एक हल्का सा आपको आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि जो डीएनए था, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये क्या होता है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से ही एमआरएनए बनता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनता है। ये कल की क्लास में हमने डिटेल से पढ़ा था। एक बार प्लीज कल की क्लास देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कल मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि क्यों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनता है। डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से, वो भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो रन कर रहा होता है, वो ही क्या करता है, एमआरएनए बनाता है। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे तो दो तरीके के क्या होंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के क्या है, अगेंस्ट है। ये लॉ है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है, उसमें ये बताया गया है जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है वो केवल एक ही प्रोटीन को कोड करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर हम कहेंगे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बना रहे हैं, तो जो दोनों एमआरएनए हैं वो दो प्रोटीन भी बनाएंगे जो बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। और जो दूसरा है, सपोज ये दोनों क्या करेंगे, प्रोटीन न बना के दो एमआरएनए बनेंगे, और वो दो एमआरएनए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी वो डबल हेलिक्स हो जाएंगे। जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, जो डीएनए से आरएनए बन रहा था और आरएनए से प्रोटीन बन रहा था, तो ये जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है वो यहाँ पर सिंगल आरएनए की बात हो रही है। जब सिंगल एमआरएनए बनता है तब प्रोटीन बनता है। वहां पर क्या हो रहा था, डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बन जाएगा जो प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। ये भी क्या हो रहा है, ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अगेंस्ट आ रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि कल की क्लास एक बार जरूर देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है कि वो दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनाता है। डीएनए का ओनली एक स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो क्या कहती है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये सबसे पहले आप एक चीज याद कर लो कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कितना डिफरेंस है, क्या क्या इसमें अलग चीजें हैं। अब इसमें तो क्या हम कह रहे थे, कल मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, और जो यूकैरियोट्स में होता है वो होता है न्यूक्लियस में। क्योंकि जो इसकी सेल है, इसमें पता है डीएनए इस तरीके से स्कैटर्ड रहता है, डीएनए फैला रहता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो किस में होता है, न्यूक्लियस में। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें केवल एक ही टाइप का आरएनए मिलता है जो एमआरएनए बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज बनते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन सा आरएनए बनाता है, तो वो बनाता है आरआरएनए। जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा था कि जो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, यानी इसको कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से क्या बनता है, एमआरएनए, जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है उसको कहते हैं टीआरए, यानी ट्रांसफर आरएनए। और हमने जो कल पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जब हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उससे पहले प्रमोटर होता है, उस प्रमोटर में हमें सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। और एक और फैक्टर था जिसे कह रहे थे हम रो फैक्टर, जो क्या कर रहा था, टर्मिनेटर पर जाकर प्रोसेस को स्टॉप कर दे रहा था। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर एक बार वो क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई भी सिग्मा फैक्टर या रो फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होती है। अब क्या करेंगे, जैसे सपोज ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है, जो डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसी से आरएनए बनता है।
अब देखो जैसे ये स्टैंड है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं, और जहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, प्रमोटर, और जहां पर प्रोसेस खत्म होती है उसको कहते हैं टर्मिनेटर, और जहां पर आरएनए बनता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये हमने प्रोकैरियोट में भी पढ़ा है। उसी तरीके से होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा और क्या करेगा, आरएनए बनाना शुरू कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो उस अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड करता चला जाएगा। जैसे टी बनाएगा ए बनाएगा यू। एडेनिन हमेशा थाइमिन से न जुड़ेगा, क्योंकि आरएनए बन रहा है तो हमेशा किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन यूरेसिल से, ए जी सी ए जी यू। ठीक है, ये क्या बन गया, आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया, प्रमोटर से जुड़ा, और प्रमोटर से जुड़ के क्या हो गया, आरएनए जुड़ा और आरएनए बनने प्रोसेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पर किसी भी सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इतना एक्टिव है कि वो खुद प्रमोटर से जुड़ के आरएनए बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ टर्मिनेटर पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो आरएनए हो जाता है वो रिलीज हो जाता है आरएनए। और यहाँ पर दो टाइप के आरएनए बनते हैं, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, दो तरीके के आरएनए यहाँ पर बनता है। अभी भी एमआरएनए यहाँ पर नहीं बन रहा है, जो प्रोटीन बनाएगा वो यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो अभी भी यहाँ पर एमआरएनए नहीं बन रहा है। एमआरएनए अब आगे चलकर करेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस थी ये सेम किसकी तरह थी, प्रोकैरियोट्स की तरह, लेकिन यहाँ पर सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर नहीं थे। आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही प्रमोटर से जुड़कर क्या करके स्ट्रक्चरल जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड करते गया। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पर पहुंचा और प्रोसेस को स्टेप करी, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में खुल गए और एमआरएनए क्या हो गया, रिलीज हो गया, और दो तरीके के आरएनए बन गए, टीआरएनए और आरआरएनए। अभी भी एमआरएनए बनना है। एमआरएनए कैसे बनता है देखते हैं। अब देखो, जैसे डीएनए का स्टैंड है, जो इसका एक स्टैंड है 3' to 5', ये इसका प्रमोटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये टर्मिनेटर जीन है। मैंने कहा था कि जो टीआरएनए और आरआरएनए वो इजीली बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आ रहा होगा तो क्या बन रहा था, मैंने बताया था अभी, बन रहा था आरएनए, और जब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बन रहा था तो बन जा रहा था टीआरएनए। लेकिन जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा तब क्या बनेगा, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, लेकिन एमआरएनए नहीं, तब बनता है एचएनआरएनए। ध्यान से सुनना, जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऐड होता है प्रमोटर से तो आरआरएनए बनता है और सिंपली बन जाता है, और अगर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है तो टीआरएनए बन जाता है। आरआरएनए और टीआरएनए तो बहुत इजीली बन जाते हैं, लेकिन एमआरएनए इजीली नहीं बनता है। उसको सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है तो वो क्या करता है, इस तरीके से एचएनआरएनए बनाता है। ये एक इमेच्योर एमआरएनए कह सकते हैं इसको। इसका नाम होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, मतलब इसको हम प्री एमआरएनए भी कहते हैं, मतलब अब एमआरएनए बनने वाला है। फिर उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है और एक मैच्योर आरएनए बन जाता है। ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस होती है। जैसे आरआरएनए और टीआरएनए तो बहुत इजीली बन जा रहे थे, लेकिन एमआरएनए बनने के लिए क्या हो रहा था कि जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड अटैच हो रहा था तो उससे पहले एचएनआरएनए बना, जो इमेच्योर एमआरएनए कहलाता है, और इसका नाम आएगा तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसको प्री आरएनए भी कहते हैं, और ये आगे चलकर मॉडिफाइड होकर एमआरएनए बना लेता है। ठीक है, अब देखो एमआरएनए कैसा होता है। मैंने क्या कहा था, ये एमआरएनए का स्टैंड है जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' होती है। अब उसमें भी क्या होता है, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, 3 तरीके के सीक्वेंस होते हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। अब कैपिंग क्या होती है, कौन से रीजन पे होती है, 5' रीजन पे, और जो टेलिंग होती है वो होती है 3' रीजन पे। ये भी क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे कि कैपिंग कौन सी पोजिशन में होती है, टेलिंग कौन सी पोजिशन में होती है, और जो स्प्लाइसिंग होती है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो डीएनए होता है तो डीएनए का भी पूरा का पूरा पार्ट एमआरएनए नहीं बना देता, तो वैसे एमआरएनए से जब प्रोटीन बन रहे होते हैं तो पूरा का पूरा
जो mRNA होता है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो 5 प्राइम पर क्या होती है, कैपिंग होती है, और 3 प्राइम पर क्या होती है, टेलिंग होती है। अब क्यों होता है, और जो 5 प्राइम होता है उस पर क्या होता है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और 3 प्राइम में एडिनाइलेट आके जुड़ जाते हैं, जिसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं, 200 to 300 होते हैं। अब मैंने जैसे कहा था कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल एमआरएनए नहीं बनाता है। डीएनए के भी कुछ पार्ट एमआरएनए बनाता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। उसी तरह एमआरएनए भी पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं बनाता है। एमआरएनए का भी कुछ पार्ट ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो मैंने क्या कहा था, जो एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, और 5 प्राइम रीजन पे कैपिंग होगी, और 3 प्राइम पे टेलिंग होगी। और बीच में क्या होता है, उसका जो स्प्लाइसिंग पार्ट होता है उसमें इस तरीके से क्या होते हैं, फंक्शनिंग रीजन होते हैं। ये फंक्शनिंग रीजन क्या कहलाते हैं, एक्सॉन, और जो नॉन फंक्शनिंग रीजन है वो कहलाते हैं इंट्रॉन। अब स्प्लाइसिंग क्या होता है, उससे क्या होगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, जो एक्सॉन पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शनल, ये पूरा एक्सॉन हो जाएगा। तो जो फंक्शनल रीजन है होते हैं उसको एक्सॉन कहते हैं, और जो नॉन फंक्शनल रीजन होता है उसको इंट्रॉन कहते हैं। और जब स्प्लाइसिंग से ये रिमूव हो जाएगा नॉन फंक्शनल पार्ट, तो क्या बचेगा, ओनली एक्सॉन बचेगा। तो एक्सॉन मिलकर क्या बच जाएगा, पूरा का पूरा एक बन जाएगा एमआरएनए। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डीएनए से एक सिंगल स्टैंड एमआरएनए बन जाएगा। यही प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन पूरा कर दिया है, और यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन पूरा कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी और आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।